हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। यह एक हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी संबंधित है। इसमें एनसीईआरटी की वो किताब है जो सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में जो है जीएस के पार्ट में मदद करती हैं या जीएस के बेस बनाने में मदद करती हैं, उनको कवर करेंगे। तो इस सिलसिले में आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसको हम बोलते हैं हमारा अतीत, प्रथम पार्ट, जिसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें जो कि शुरुआती चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उस पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले जैसे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत में हम ये जानते हैं कि भाई पहले लोग कैसे खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे रहते थे। स्टार्टिंग में जो मनुष्य थे वो कैसे थे, वो जो है आर्किटेक्ट थे, पशुपालक बने, फिर कृषक बने, फिर शासक बने, फिर व्यापारी बने, उन्हीं में कुछ पुरोहित बने, कुछ शिल्पकार बने, फिर कलाकार बने, संगीतकार। मतलब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई उनमें चीज़ें अलग अलग उनके तरीके बदलते गए। फिर उसके बाद है कि सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी होगी कि लोग एक्चुअल में रहते कहाँ थे। तो इसमें कहा गया कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। यानी नर्मदा नदी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बीच से बहती है, अमरकंटक से निकल के इधर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे कहा गया कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, रह रहे हैं, मतलब रहते थे, कुल मिला के मैं से सोच सकते हैं। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले, जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा को परिचित थे। मतलब आसपास जो जंगल थे उनमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनसे परिचित थे कि भोजन के लिए वो जड़, फल और जंगल में कई उत्पाद संग्रह किया करते थे, तो इसीलिए उसे संग्राहक कहा गया। और जब जानवरों का शिकार करने लगे तो उन्हें आर्किटेक्ट कहा गया। अब जिसमें कहा गया कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों को ढूंढो। अब सुलेमान और किरथर कहाँ है? सुलेमान और किरथर यहाँ पे है। और नर्मदा नदी कहाँ पे है? नर्मदा ये है, ठीक है, दिख रही है। यहाँ सबसे पहला व्यक्ति पाया गया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को पता लगाओ। यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चली। पहला तो ये कि सबसे पहले फसल कौन सी उपजाई गई? गेहूँ और जौ। मेनली गेहूँ को ही सबसे पहली फसल माना जाता है, जौ उसके बाद है। और ये कहाँ हुआ? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी। तो ये लोग गाँव में रहते थे पहले, बहुत पहले। फिर उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब उत्तर पूर्व में कहाँ पे? गारो खासी जयंतियाँ यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। अच्छा, यहाँ क्या सबसे पहले उगाया गया? यहाँ चावल उगाया गया। नहीं, यहाँ विकास हुआ, और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। क्या समझे? विंध्य के उत्तर में। अब विंध्य का उत्तर पार्ट कहाँ पे है? विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इससे उत्तर में उपजाया गया था सबसे पहले चावल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मानचित्र में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों को पता लगाओ। अब सिंधु और सहायक नदियाँ कहाँ पे हैं? सिंधु इधर है जो आज पाकिस्तान का पार्ट है, और उसकी सहायक नदियाँ जो है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, अन्य है। सहायक नदियाँ सहायक नदियाँ क्या होती हैं? जो एक बड़ी नदी की तमाम सी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि नदियों के किनारे ही नगर क्यों फले फूले। आपको पता है कि मनुष्य एक बार को अगर कुछ दिन खाना ना मिले तो वो जीवित रह सकता है, परंतु अगर उसको पानी ना मिले, पानी एक इसेंशियल कमोडिटी है, मतलब आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज़ है जिसको आप जीवन में बहुत महत्व है। तो जहाँ पे पानी होगा वही उसी भाई आदमी को अगर ज़रूरत, रोज़ की ज़रूरत उसकी है पानी की, तो क्या चाहेगा कि नज़दीक में कहीं हो पानी, है कि नहीं? तो उसी तरीके से लोग जो है आरंभिक
समय में वहीं पर विकास होता था जो है लोगों का या नगरों का, जहाँ पर नदियाँ होती थी, नदियों के बगल में। तो समुद्र तटवर्ती इलाकों में जो है या तो सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। फिर है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। अब गंगा एवं सहायक नदी सोन यहाँ आते हैं फिर से। गंगा इधर है, सोन ये नीचे की तरफ से जा रही है, ठीक है, जो आजकल मध्य प्रदेश से निकल के और इधर कहाँ तक आती है, उत्तर प्रदेश तक, ये बिहार में जाके मिल जाती है। तो गंगा एवं सहायक नदी उसकी है। तो कहा गया कि इसके दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहते थे। अच्छा, मगध कौन सा पार्ट था? जो बिहार वाला इलाका है, तो वो मगध था। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, ठीक है भाई, बढ़ता चला गया था वो, आगे हम आगे पढ़ेंगे कि बहुत बड़ा राज्य बन गया था। फिर देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों एवं समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग काम की तलाश के लिए, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, इन सभी रीजन से एक दूसरे जगहों पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो है जीत लेती थी तो उस इलाके को तबाह करती थी, तो दूसरी तरफ जाते थे। और जब व्यापारी जो थे, जिनका व्यापार बहुत बढ़िया हो चुका था, तो जहाज़ों से वो बहुत बाहर जो है मूल्यवान वस्तुएं भेजा करते थे। धार्मिक गुरु जो थे वो लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक दूसरे गाँव जाया करते थे। अच्छा, जैसे एक पॉइंट माना जाता है कि जब रामचरितमानस जो थी, उसके बारे में आप ये जान लीजिए कि जितना नॉर्थ में लोग जानते हैं, मतलब इतनी प्रचलित है, उतना ही साउथ में प्रचलित है, मतलब देश के दूसरे हिस्सों में उतना ही प्रचलित है। जबकि इसकी लैंग्वेज जो है वो उत्तर प्रदेश के कुछ एक पार्ट की जो है मेन लैंग्वेज है। लेकिन ये इतना प्रचलित कैसे हुई? इसका मेन रीज़न यही हुआ करता था कि जो लोग थे, जो धर्मगुरु थे, वो यहाँ से वहाँ जो है इसको फैलाते थे। और एक चीज़ और थी कि इंडिया में अगर आप जो कॉन्सेप्ट धर्म को लेके या जो भी चीज़ों के लेके जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं, मतलब एक नॉर्थ इंडिया में है, सेम कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे साउथ इंडिया में। कहीं पर भी एक भी चीज़ का थोड़ा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे कृष्ण के बारे में जो हम यहाँ जानते हैं, वही सेम लैंग्वेज भले चेंज हो, लेकिन जो थॉट प्रोसेस, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो एग्जैक्ट उतनी ही है। मेन रीज़न यही था कि जो है जो लोग थे वो यहाँ से वहाँ तक जाते थे और अपने जो गाथाएं थी, जो समझ थी, उनको फैलाते थे, जिससे पूरा देश से कनेक्ट महसूस करता था। इसीलिए इंडिया में जब अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बावजूद आपस में, मतलब ऐसी स्थिति है कि आप अगर दो लैंग्वेज अलग अलग बोली जाने लगे तो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक देश हैं, क्योंकि उसमें वो सभी चीज़ें हैं जो कनेक्ट करती हैं सभी लोगों को। जो पीछे का कल्चर है, जो रिलीजन है, वो उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ की जो है विशेषता है। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी निकलते हैं। वो तो अलग अलग प्रकार के लोग होते थे, जो कुछ धार्मिक गुरु, व्यापारी या जो भी लोग होते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो खोजी प्रवृत्ति के होते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, ठीक है। तो इंसान शुरुआत में घूमता ही रहा है, बाद में जब उसने कृषि और पशुपालन स्टार्ट किया, जब उसको लगा कि जो है अनाज उगा के इकट्ठा किया जा सकता है, तब से वो एक जगह स्थिर हुआ। नहीं तो वो फिर खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, लाइक जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं की तरीके से। अब आज जो है लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब आज के समय में लोग यात्रा क्यों करते हैं? जो मेनली जो है, अगर मान लीजिए कि वो अपने स्थान पे जो है जॉब नहीं करते हैं या बिजनेस नहीं करते हैं, कहीं और जा करते हैं, तो उसके लिए यात्रा करते हैं। या कहीं लोग घूमने जाते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए यात्रा करते हैं, ठीक है। अब कई सौ वर्ष से लोग पत्थर तराशने लगे, संगीत रचने लगे, भोजन बनाने के नए नए तरीके ढूंढने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है वक्त के साथ परिवर्तित होती गई,
अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, मानचित्र 1 में लिखा है कि दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता एवं बाकी एशिया के समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से क्वेश्चन इस तरीके, मतलब इतना ही उत्तर उसका नहीं था, लेकिन पिछले यूपीएससी के GS 1 में पूछा गया था कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, उपमहाद्वीप का समझ मतलब उस है क्या चीज़, उसके बारे में पूछा गया था। उसमें कौन कौन से देश आते हैं ऐसे करके था। फिर देश के नाम पे आते हैं। देश के नाम जो है इंडिया है तथा भारत है। इंडिया जो है इंडस से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु बोलते हैं। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ तो खैर उधर है, अफगानिस्तान के बगल में ईरान है और यूनान तो बहुत आगे है। फिर लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा। अब चूँकि वो सा को हा बोलते थे इसलिए उसको हिंदोस कहा। तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, इंडस से। और भारत का प्रयोग नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया करते थे। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति यानी ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, तो जो है भारत के नाम पे ये भारत बन गया। फिर एक पॉइंट इधर बगल में छोटा सा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताम पत्तों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का काटकर उसके अलग अलग हिस्सों के साथ बांध दिया जाता था तथा भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। अभी आगे ये जो पॉइंट ये बना हुआ है, ये भुर्ज पेड़ की छाल पर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। अब क्या क्या तरीके होते हैं जानने के। अब जैसे पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। पांडुलिपि का मतलब होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है अपने हाथों से लिखा गया। तो ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्थरों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक छाल, पेड़ की छाल पर बनाई जाती थी, विशेष तौर पर तैयार की जाती थी, जिसे भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। 2 पॉइंट थे, यानी ताड़पत्र और भोजपत्र। बहुत सारे ऐसे पांडुलिपि थे जो कीड़े खा गए, कुछ नष्ट कर दी गई। कुछ पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं जिन्हें मंदिरों विहारों में प्राप्त होती रहती हैं। और इसमें मेनली धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि, विज्ञान एवं बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई है। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक भी हैं। कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, कई प्राकृत एवं तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब जब अभिलेखों का अध्ययन होता है तो लेख पर जो है धातु जैसी पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ही उत्कीर्ण किए जाते थे, चूँकि लंबे समय तक ये चलते थे। कभी कभी शासक और अन्य लोग भी अपने आदेशों को उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग देख सकें और पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य लोग भी थे जो अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों के सहित अन्य स्त्रियों ने भी अपने कार्यों का विवरण दिया है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे वो अर्जित जो विजय थे उनको लेखा जोखा रखते थे। अब इसमें एक पॉइंट इधर है कि 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख, जो अभिलेख यहाँ लगा हुआ है, ये वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आगे पढ़ाया जाएगा, वो तो सीधी बात है। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो यह एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों में भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक। अब जैसे ये कहा जाए कि हिंदी लिखा जाता है देवनागरी में, उर्दू लिखी जाती है फारसी स्क्रिप्ट में। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी होती हैं, जैसे ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है, पुरानी वस्तुओं को, उसको पुरातत्वविद बोलते हैं। वह पत्थर और ईंट की इमारतों से, अवशेषों से, चित्रों, मोतियों से अध्ययन करके बहुत सारे पॉइंट्स निकालता है। तो इसमें
जो सिक्के मिलते हैं, जो हथियार, बर्तन, आभूषण मिलते हैं, उनकी छानबीन होती है, खुदाई भी की जाती है। कुछ वस्तुएं पत्थर में पकी मिट्टी की धातु की बनी होती हैं, कुछ कठोर होती हैं, जल्दी नष्ट ना होने वाली होती हैं, वही मिलती ही हैं जल्दी। पुरातत्व जानवरों, तितलियों, मछलियों की हड्डियाँ प्राप्त करते हैं, जिससे अतीत में लोग क्या खाते थे का अंदाज़ा होता है। के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े मिल जाते हैं कभी कभी। पांडुलिपि और अभिलेखों का पुरातत्व में ज्ञात जानकारियों के हिसाब से इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरातात्विक स्रोत। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो कभी सभी स्रोतों के प्रयोग एवं सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अलग अलग समूह में लोगों को अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों से जीवन शिल्पकारों के बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज में जी रहे हैं। तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग भोजन मछलियाँ पकड़ कर करते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल संग्रह करते हैं। जो लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। ये भेद अतीत में विद्यमान है। अब एक अन्य तरह का भेद होता है, शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, पशुपालक ये सब आम आदमी थे, इनका लेखा जोखा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। तो पुरातत्व की सहायता से हम इनके जीवन के बारे में नहीं जान सकते। अब तिथि क्या होती है? तो जैसे आपने कहा गया कि 2000 वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि पर होती है। 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से। जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले कही जाती हैं। और तिथियाँ अंग्रेजी में BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और AD बोलते हैं हिंदी में ईस्वी को। इसको AD को मतलब होता है एनमो डामिनी, लैटिन शब्द होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को बोलते हैं। एक प्रकार की अज्ञात लिपि के बारे में मतलब इसमें एक पॉइंट दिया गया है जो कि एक एक्स्ट्रा है कि उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख में 3 भाषाओं में मिलता है, यूनानी तथा मिस्री, 2 प्रकारों में। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं में रानियों में एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहते हैं। ये विद्वान यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अर्थों के समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। इस बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षरों का प्रयुक्त किए हुए हैं, वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। गंगा घाटी का नगर और मगध का बड़ा साम्राज्य 25 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व कहा जाता है। अब जैसे इसमें जो सुमेल करने के लिए है कि नर्मदा घाटी किस लिए मतलब प्रसिद्ध है। इसमें आघेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे। मगध किस लिए है? मगध एक बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ किस लिए हैं? आरंभिक कृषि के लिए। सिंधु घाटी सहायक एवं उनकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर के लिए। गंगा घाटी में जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बसा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर बताइए। पांडुलिपि आपको पता है हस्तलिखित होती है। ताम्रपत्र जो ताड़ी के पत्र भोजपत्रों में लिखी जाती है, जबकि अभिलेख होते हैं जो मेटल या तो फिर पत्थर के जो स्तर होते हैं उन्हें गुदवाए जाते हैं, मतलब उसमें लिखे जाते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।